अगर इस बुक को कोई क्लास 6 का बच्चा पढ़ रहा है तो उसे बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसे जाके अपने सिलेबस और अपने कोर्स की पूरी बुक पढ़ना चाहिए फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट पेज। लेकिन अगर कोई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है तो उसे एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। क्लास 6 पूरे 1 साल होता है, क्लास 7 पूरे 1 साल होता है, क्लास 8 पूरे 1 साल होता है। अगर इस तरह इतना टाइम लेते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें अपना पूरा बेसिक मतलब फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 लगभग हमें 5-6 महीने में करना होता है। तो इसके लिए अगर क्लास 6 की बुक फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट पढ़ने लगेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे और सिर्फ बेसिक्स ही तैयार करते रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि इस क्लास 6 की साइंस की बुक में ऐसा क्या है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसी कौन सी बेसिक्स हैं जिसका यूज़ आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में हो सकता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके होते हैं, पर जब उसको दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं पता ही नहीं था, ये भी होता है क्या। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगी, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि देखिए इसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, पर जब हम बड़े होकर हमें पता है तो उसमें अननेसेसरी अपना टाइम देना वेस्ट ऑफ टाइम है। और इसमें काफ़ी बच्चों जैसी चीज़ें भी दी जाती हैं, तो उसे हमें इग्नोर करना है। सबसे पहले चैप्टर 1 में जैसे गए तो देखिए इसमें लिखा है कि आपने क्या खाया, क्या बनाया, किसमें क्या लगता है। जैसे ये वाला देखिए, इसमें लिखा है फूड आइटम इंग्रेडिएंट, रोटी या चपाती किस चीज़ से बनती है, आटा, वाटर। दाल में क्या पड़ता है, पानी, नमक, तेल, घी, स्पाइसेस। तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं ना, ये कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब हमें ऑलरेडी बेसिक जो सब पता है, ये क्लास 6 के बच्चों को ही सिखाया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, जो सीधे सीधे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इम्पॉर्टेंट है या तो आपको एक बेसिक्स तैयार करने में मदद करेगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले इस फिगर में आइए, कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले इस फिगर में आऊँ। और इसमें ये पढ़ना है कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम जो ज़मीन से ऊपर होता है और एक रूट सिस्टम जो ज़मीन से नीचे होता है। तो ज़मीन से नीचे रूट सिस्टम में 2 तरह की रूट होती है, एक प्राइमरी रूट जो कि ऊपर दिख रही है एरो में, और एक सेकेंडरी रूट जो नीचे फैली हुई होती है। शूट सिस्टम में फ्लावर पता है, फ्रूट भी पता है क्या होता है, स्टेम भी पता है, तना नहीं पता है तो जान लो कि जिस पेड़ को, जैसे मान लो बड़ा पेड़ है उसको गले लगाते हैं, तो वो जो जो चीज़ जिस चीज़ को गले लगा रहे हैं वही है स्टेम। लीफ भी पता है। इसमें एक चीज़ है जो कभी कभी हमें नहीं पता होती है कि नोड क्या है। अब नोड ये है कि कोई ब्रांच अगर निकल रही है तो जिस जगह से वो ब्रांच निकल रही है उसको नोड कहेंगे। और उसी ब्रांच की जगह से कभी कभी जो छोटे पेड़ होते हैं उसमें बर्ड्स भी निकलती हैं, कली, उसे बर्ड कहेंगे। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो नहीं पता है हम लोग को, वो ये है कि 2 नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे इंटरनोड कहते हैं। अब ये चीज़ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, पर कभी कभी हमें नहीं पता होता कि 2 नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, तो उसको इंटरनोड कहेंगे। इसके बाद जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बीज जो होती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो बीज होती हैं वो नेक्टर या स्वीट जूसेस जिसको कहते हैं वो फ्लावर से कलेक्ट करती है। अब ये तो हमको पता है कि फ्लावर जो होते हैं उसमें नेक्टर होता है जिसको बीज कलेक्ट करती है और उसे हनी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और जो छत्ता होता है जिसको इंग्लिश में हाइव कहते हैं, वहाँ पे जा जाके सारी मधुमक्खियाँ उसको स्टोर करती हैं। जो चीज़ नहीं पता है वो ये है कि जो फूल का जो रस होता है मीठा, स्वीट जूस होता है, वो
पूरे साल अवेलेबल नहीं होता है, वो कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है। और इसीलिए वो मधुमक्खियाँ उसे कुछ टाइम, मतलब जिस टाइम के लिए भी वो अवेलेबल होता है उस वक्त उसको निकालती हैं और जाके छत्ते में जमा करती है, पूरे साल उसको खाती है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। ये इसमें मेन चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर में क्या फ़र्क है, तो ये समझ लो कि हर्बीवोर वो है जो सिर्फ घास खाते हैं, कार्निवोर जो सिर्फ मांस खाते हैं, और ओमनीवोर जो घास और मांस दोनों खाते हैं। हर्बीवोर जैसे कि बकरी सिर्फ घास खाती है, कार्निवोर जैसे कि शेर सिर्फ मांस खाते हैं, और ओमनीवोर जैसे कि इंसान जो घास तो नहीं पर जैसे अनाज वगैरह खाते हैं, चावल, गेहूँ और सब्जियाँ, और मांस भी खाते हैं। तो ओमनीवोर्स इंसान है और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है जो पढ़ना है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में ये है कि कौन से प्रदेश में कौन सा फूड बनता है, आपने कई कई जगह ट्रैवल किया है, वहाँ क्या बनता है, तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये जानना है थोड़ा ये कि हाँ, एक कल्चर, जैसे हमारे जो भी कंपटीशन होता है उसमें कल्चर एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा स्टेट और फूड में कौन सा स्टेट में कौन सा फूड बनता है, इस हिसाब से ये जो बॉक्स दिया है इसमें आप पढ़ सकते हैं कि पंजाब जो है उसमें मक्के की रोटी बनती है, सरसों साग बनता है, और दाल के रूप में राजमा होता है। आंध्र प्रदेश का राइस खाते हैं, और दाल में तुअर दाल खाते हैं, जिसे तुअर दाल होती है एक पैदा होती है, उसको तुअर दाल कहते हैं, और रसम खाते हैं, चारू। तो ये थोड़ा नई चीज़ है याद करने के लिए कि आंध्र प्रदेश में तुअर दाल और रसम, चारू खाते हैं। और वेजिटेबल के तौर पे कुंदरू, जिसको हम दोंदा काई कहते हैं आंध्र प्रदेश में, वो खाते हैं। बटर मिल्क, घी और पिकल को आवाकाई कहते हैं। ये थोड़ा नई चीज़ है, इसे याद करें कि पंजाब मक्की रोटी, सरसों साग, राजमा, आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल, रसम, कुंदरू, दोंदा काई, पिकल, आवाकाई, बाकी बटर मिल्क, घी याद रहेगा। नेक्स्ट जाएंगे तो थोड़ा एक और बेसिक चीज़ है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी ये हमें क्लियर नहीं होता कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में क्या फ़र्क है, क्या न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अलग अलग हैं या कौन किसका पार्ट है। तो ये जान लें कि जो न्यूट्रिएंट है वो एक बड़ा है, बड़ा सेट है, और इसके छोटे छोटे सबसेट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको ऐसे ब्लू से कर देती हूँ। इसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं सारे, और इसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। तो आज क्लियर हो गया कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग नहीं है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है और विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है। इसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कहीं दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में शुगर के फॉर्म में ही पाया जाता है, और एक दूसरा फॉर्म में होता है स्टार्च। क्योंकि तभी होता है जब हम रोटी को बहुत बार चबाते हैं तो वो थोड़ी देर में मीठी लगने लगती है, क्योंकि वो शुगर आपको फील होने लगता है अपने माउथ के अंदर। तो सेम इस तरह है कि कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ये बिल्कुल लाइन याद कर लेनी है कि कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा है द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो ये लाइन एकदम अंडरलाइन कर लो या इसको कहीं लिख लो
कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन आवर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, दो फॉर्म, स्टार्च एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर। अब इसके बाद टेस्ट है कि टेस्ट कैसे करें स्टार्च का। तो स्टार्च का टेस्ट बहुत आसान है। सबसे पहले स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आलू में। एक बिल्कुल याद कर लो कि आलू में अगर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो ये हो गया स्टार्च का टेस्ट कि आयोडीन सोल्यूशन डालना है, आलू ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये स्टार्च हो गया। देन प्रोटीन का क्या है कि प्रोटीन में दो चीज़ डालनी है, एक तो CuSO4 और दूसरा कॉस्टिक सोडा। जैसे ये दोनों चीज़ें डालोगे वो प्रोटीन वॉयलेट कलर का हो जाएगा। यही सेम चीज़ें यहाँ दी हुई हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, ये यहाँ लिखा है। नाउ सेम चीज़ जैसे इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करके लिखा है कि अभी इतना लो उतना लो। तो इस तरह देखो कि एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन ले लिया और दोनों को जैसे ही डाला तो वॉयलेट हो गया। तो वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। सिंपल दो चीज़ याद करनी है इस चैप्टर मतलब स्टार्टिंग में कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च शुगर के फॉर्म में मिलता है। दूसरा, अगर आलू में आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। प्रोटीन में CuSO4 और कॉस्टिक सोडा डालोगे तो वो वॉयलेट हो जाएगा। इसके बाद इतना सारा एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। फैट के लिए जैसे टेस्ट बताया, फैट को किसी कागज़ में रख दोगे तो वो कागज़ ऑब्वियसली ऑयली हो जाएगा। जैसे कि कभी हम किसी पैकेट में नमकीन या कुछ अगर कागज़ के पैकेट में रखा तो वो ऑयली दिखता है। तो यही चीज़ बताइए, अब ये बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए है। अगर जो कंपटीशन में पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पढ़ना है ये। इसके बाद एक और चीज़ ये पढ़नी है कि फैट की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि फैट की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट यहीं कहीं लिखा है, दिखाती हूँ मैं, ये देखें। फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कभी कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि कौन ज़्यादा एनर्जी देगा, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज़ याद रखो कि फैट दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है सेम अमाउंट अगर लिया है तो। अगर 1 किलो घी खाया और 1 किलो आटा खाया तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से एनर्जी होगी फील होगी तो वो फैट की 1 किलो ज़्यादा फील होगी, 1 किलो आटे की कम फील होगी। तो फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल याद और अच्छे से कर लेनी चाहिए, जैसे कि फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, बचपन से पढ़ रखा है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ये ग्रोथ और रिपेयर करती है। तभी जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर वेट मसल ट्रेनिंग करते हैं तो हम प्रोटीन खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने में क्या होता है, मसल फाइबर्स टूटते हैं और हम जब प्रोटीन लेते हैं तो वो मसल फाइबर्स फिर से जुड़ जाते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर वेट गेन किसी को करना है तो प्रोटीन खाते हैं। रिपेयर मतलब एक्सरसाइज कर ली, अब बॉडी को रिपेयरमेंट की ज़रूरत है क्योंकि मसल फाइबर टूटे हैं तो जोड़ने की ज़रूरत है। तो उस रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन की नीड है, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की यूज़ है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। वाइटामिन्स क्या करते हैं, इसमें लिखा है वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमें डिसीज़ से लड़ने में मदद करते हैं। तो वाइटामिन से याद कर लो कि वाइटामिन्स डिसीज़ से लड़ने में मदद करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले विटामिन ए स्किन और आइज़ को हेल्दी रखते हैं। तभी जो गाजर है या फिर सेब वगैरह है वो स्किन और आइज़ को हेल्दी रखते हैं। तो इसके लिए याद करने के लिए क्या कर लो, अगर नहीं याद हो रहा है तो ये याद करो कि आँखों को काजल नहीं गाजर चाहिए। तो विटामिन ए गाजर में होगी और आँखों को काजल नहीं चाहिए, गाजर चाहिए। मेन
हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी जो है वो भी डिसीजेस से हेल्प करना, फाइट करने में मदद करता है। विटामिन डी जो है, ये तो बहुत सारे लोग को याद ही होगा कि विटामिन डी जो है बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो जो हमारे शरीर में कैल्शियम रहता है उसको यूज़ करता है, उसको यूज़ करने में मदद करता है। जो विटामिन डी होता है वो बॉडी को अलाउ करता है कि आप जाइए कैल्शियम यूज़ करिए और बोन्स और टीथ को मजबूत करिए। मिनरल्स भी होते हैं कुछ छोटे छोटे फॉर्म, छोटे छोटे अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा ये सब बिल्कुल शॉर्ट में कुछ भी नहीं पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ये पुअर फूड है। जो जो पूछा जाता है, जो जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अब लास्ट में आया कि डाइटरी फाइबर का क्या यूज़ है। डाइटरी फाइबर मतलब जैसे कि होल ग्रेन हो गया या ओट्स हो गए, ये क्या करते हैं कि इनमें फाइब्रस टाइप के होते हैं, ये पचाने में मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको बाहर करने में मदद करते हैं। इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, जो डाइटरी फाइबर होता है इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। इनको रफेज भी कहते हैं, ये देखिए लिखा है डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज प्लांट प्रोडक्ट से होता है, जैसे कि होल ग्रेन हो गए, पल्सेस, पटेटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है बॉडी को। न्यूट्रिएंट क्या क्या हुए, कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब से ये अलग है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ये बॉडी को हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। इसके अलावा वाटर क्या करता है, वाटर की भी एक खासियत यहाँ पे लिखी हुई है कि वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। और ये दूसरा एक मदद ये करता है कि ये बॉडी में यूरिन और जो स्वेट होता है उसको बाहर करने में मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों को क्लियर होंगी, कुछ लोगों को नहीं क्लियर होंगी। तो जिन्हें नहीं क्लियर है वो एक बार फिर से समझ लें कि फैट की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो एनर्जेटिक फील करोगे क्योंकि शुगर होती है उसमें। फैट खा लिया तो एनर्जी फील करोगे। प्रोटीन है वो आप जिम से याद कर सकते हो कि जिम में बॉडी बिल्डिंग तो प्रोटीन शेक पीते हैं लोग। विटामिन डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ए आँखों को हेल्प करते हैं, स्किन को हेल्प करते हैं। विटामिन सी बाकी डिसीजेस को फाइट करने से मदद करते हैं। डी विटामिन जो है वो शरीर में जो कैल्शियम है उसको यूज़ करने में मदद करता है कि हाँ कैल्शियम पड़ा है उसको यूज़ करो, और बोन्स और टीथ को हेल्दी करो। डाइटरी फाइबर्स कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते। अब जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डाइटरी स्टेटमेंट मान लो आ गया कि डाइटरी फाइबर हैज़ न्यूट्रिएंट्स इन इट, तो ये पता होना चाहिए कि डाइटरी फाइबर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर करने में मदद करता है। और वाटर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो फूड में है उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया है कि सब कुछ एक प्रोपोर्शनेट में यूज़ करना चाहिए। इसके बाद क्या है कि ये बताया गया कि कैसे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, तो 3 तरह से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक तो पहले अगर मान लो सब्ज़ी काटी और काटने के बाद उसको धुल दिया, वॉश कर दिया, तो न्यूट्रिएंट्स गए। जैसे आलू मान लो काटा और उसको काटने के बाद धुल दिया तो उसका सारा स्टार्च निकल जाएगा मोस्ट ऑफ द। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी किसी चीज़ की स्किन रिमूव कर दी, जैसे कुछ लोग सेब छील के खाते हैं, तो अगर उसकी स्किन में काफ़ी कुछ होता है। अगर रेड कलर की स्किन है इसका मतलब है कि वो रेड
किसी मिनरल से आ रहा है वो रेड कलर, तो उस पर्टिकुलर मिनरल की कमी हो जाती है। तो दूसरा तरीका ये है कि स्किन अगर रिमूव कर दी किसी चीज़ की एक्सेसिव, हर चीज़ की अगर स्किन रिमूव करते गए तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। और दूसरा, अगर एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी हम यूज़ करें कुकिंग के दौरान और उसको फेंक दें, मान लो सब्ज़ी हमने उबाली और वो पानी फेंक दिया, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे। तो 3 तरीके हैं। पहला, अगर सब्ज़ी काटने के बाद या कुछ भी काटने के बाद वॉश कर दिया, न्यूट्रिएंट्स गए। दूसरा, अगर हर चीज़ की स्किन रिमूव कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स गए। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया है किसी चीज़ को कुक करने में और उसके बाद उस पानी को फेंक दिया, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो डिज़ोल्व होते हैं पानी में वो चले जाते हैं। विटामिन सी जो है, अगर बहुत ज़्यादा हीट मिल जाती है कुकिंग के दौरान तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि अगर टमाटर है, अगर टमाटर को बहुत कुक कर दिया और उसके बाद खाया तो टमाटर के जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर नींबू है, उसे गर्म करके खा रहे हैं तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगर सब्ज़ी है, सब्ज़ी जब पक जाए पूरी तरह से उसके बाद टमाटर कट करके डालो। तो ये तरीका है, इस तरह आप डेली लाइफ से रिलेट करो, अपने आप चीज़ याद हो जाएगी। तो विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर बहुत एक्सेसिव हीट दे दी, विटामिन सी गया। इसके बाद ओबेसिटी, आपको पता है कि क्या होती है। अगर बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खा रहे हो तो ओबेसिटी हो जाती है। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डिफिशियंसी डिसीजेस पूछे जाते हैं, लगभग बहुत सारे ही एग्ज़ाम्स में। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद होनी चाहिए। पहला ये है कि प्रोटीन, यहाँ साफ साफ लिखा है, इसे आप रीड करिए कि प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर प्रोटीन नहीं होगा बहुत लंबे समय तक तो ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ को बढ़ाती है। तो ग्रोथ गई, अगर प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। दूसरा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि हाइट बहुत कम रह गई या फिर बहुत पतले रह गए। दूसरा, स्वेलिंग ऑफ फेस, बाकी सब कुछ पतला है बस फेस की बहुत स्वेलिंग हो गई है। बालों का कलर चला गया, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनके प्रोटीन की कमी होती है उनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट कलर के हो जाते हैं। कभी कभी धूप की वजह से भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेसिव प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत सालों तक अगर प्रोटीन की कमी हो गई है तो डिसकलरेशन ऑफ हेयर भी हो जाता है, स्किन डिसीज हो जाती है और डायरिया हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से याद करो कि सबसे पहले स्टंटेड ग्रोथ, दूसरा फेस स्वेलिंग हो सकती है, तीसरा बालों का कलर चला गया, चौथा स्किन की डिसीज़ हो गई और पांचवा डायरिया हो गया। तो ये हो गया प्रोटीन का। इसके नीचे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट दिया है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बहुत कमी हो गई तो बहुत ही वीकनेस आ जाएगी, बहुत लीन बॉडी हो जाएगी। फिट वाली लीन नहीं, बहुत पतली जो लीन होती है वो लीन बॉडी हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी पतली हो जाएगी। अगर दोनों नहीं मिल रही, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहा है, तब तो फिर बॉडी विल नॉट बी एबल टू मूव। मेनली जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें विटामिन की डिफिशियंसी का बहुत पूछा जाता है कि इस विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी होगी, क्या सिम्टम्स होंगे। इस चार्ट को कई बार पढ़ें, बुक है उसमें टिक कर लें, बहुत बार पढ़ें। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, या हमने कभी बार ऐसा भी पढ़ा होगा विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। तो इसके लॉस ऑफ विजन के क्या सिम्टम्स हैं, मतलब पुअर विजन हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में दिखाई नहीं देगा, कम दिखाई देगा। या कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। विटामिन B1 बेरी बेरी, बेरी बेरी समझे, हमने कई बार पढ़ा है कि विटामिन B1 बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, लेकिन बेरी बेरी होता क्या है, मतलब
ऐसा क्या फील होता होगा जिसको बेरी बेरी हो जाता होगा। तो बेरी बेरी क्या है कि मसल्स बहुत वीक फील होती हैं और बहुत कम एनर्जी लगती है। मतलब फील बहुत कम होता है कि बहुत एनर्जी नहीं है, बिल्कुल बल नहीं है शरीर में। ये है बेरी बेरी। तो कई लोग जो एकदम रटते आ रहे होंगे आज तक बेरी बेरी, उनको फर्स्ट टाइम शायद पता चला होगा कि बेरी बेरी होता क्या है, कि मसल्स वीक हो जाती हैं और एनर्जी बहुत कम रहती है। फिर विटामिन सी है स्कर्वी। स्कर्वी भी हम कई बार पढ़ते हैं, विटामिन सी स्कर्वी, क्योंकि बहुत आसान होता है, बी बेरी बेरी और सी और शाह का एक सा प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो सी स्कर्वी। बट स्कर्वी है क्या? स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। अगर ब्रश कर रहे हो तो दांत से खून निकल आया, इसे कहते हैं स्कर्वी। दूसरा, अगर कहीं चोट लग गई, मान लो कहीं कट गया चाकू से, तो बहुत टाइम लग जाता है उसको हील करने में। नॉर्मल अगर किसी को विटामिन सी की कमी नहीं है तो उसके जल्दी घाव ठीक हो जाता है, पर अगर किसी को स्कर्वी है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको हील करने में। विटामिन डी रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं, बोन्स हमें पता है कि हार्ड होती हैं, क्योंकि हमारी बोन्स अगर कभी ऐसे फील करो तो बोन्स काफ़ी हार्ड होती है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो बोन्स सॉफ्ट, मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं रहती कि पनीर की तरह सॉफ्ट, बट थोड़ी सी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उसको बेंड कर सके। जैसे कभी देखा होगा किसी किसी बूढ़े, मतलब बूढ़े लोगों के पैर थोड़ा से बेंड से हो जाते हैं, या फिर कमर बेंड हो जाती है थोड़ी सी, तो उसे पैर मतलब थोड़े से किनारे किनारे से बेंड हो जाते हैं, कमर बेंड हो जाती है, तो बोन्स थोड़ा विटामिन डी की कमी की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेंड हो जाते हैं। इसी को कहते हैं रिकेट्स। कैल्शियम तो बचपन से पढ़ा है कि बोन और टूथ टिके हो जाएगा कैल्शियम से। इसमें क्या होता है कि वीक बोन्स हो जाती हैं और टूथ गिरने लगते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब जो नेक है काफ़ी सूझा हो जाता है, एकदम मोटा सा लगने लगता है, वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। और आयोडीन की कमी की वजह से दूसरा ये भी होता है कि कुछ बच्चे हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। इसी की वजह से कभी बचपन में ऐड देखा होगा कि नमक में आयोडीन स्पेशली अलग से मिलाया जाता है, क्योंकि ये टीवी में ऐड काफ़ी आता था पहले कि नमक में आयोडीन अलग से मिलाया जाता है, ताकि बच्चों की एक मेंटल ग्रोथ बनी रहे, उन्हें किसी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी ना हो। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और जिसको एनीमिया हो जाता है उसको बहुत कमज़ोरी फील होती है। तो आयरन की कमी मतलब कमज़ोरी। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर ख़त्म है। देखिए जल्दी 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 से आराम आराम से समझ के भी, जो ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन से बाहर हैं उसे नहीं पढ़ना, जो कंपटीशन के अंदर उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। इस तरह से क्या होता है, टाइम भी सेव होगा और जो मेन चीज़ है उस पर फोकस रहेगा। इस तरीके से आपको ये बुक को पढ़ना है। बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है कि क्लास 6 के बच्चे की तरह स्टार्टिंग से लेके और पूरा एंड तक पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ टर्म्स है इसमें नए नए आते हैं, जैसे कि स्पिनिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, फैब्रिक। तो ये समझ लीजिए कि जो फाइबर है, जैसे मान लो कॉटन का बॉल समझ लो, कॉटन का बॉल जो बिकता है दिवाली वगैरह में, उस कॉटन के बॉल को जब धागा बनाते हैं तो उसे स्पिनिंग कहते हैं। और जब उसी धागे से कपड़ा बनाते हैं तो उसे वीविंग कहते हैं। और जैसे मान लो वो धागा मोटा है, जैसे ऊन का है धागा, तो उसको एक ही धागे से अगर कोई बुनाई, जिसे कहते हैं स्वेटर वगैरह की बुनाई करना, उसे निटिंग कहते हैं। तो वीविंग मतलब ये है कि कपड़ा बनाना दो धागे से। जैसे कभी देखा हो कि शर्ट वगैरह है या कोई रुमाल है तो वो दो उससे बनी होती, कॉटन का कोई है, एक हॉरिजॉन्टल जाएगी और एक वर्टिकल जाएगी, इसे कहते हैं वीविंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आपस में फंसाना। और निटिंग मीन्स एक ही यार्न से
यार्न मीन्स जो फाइबर को, कॉटन को स्पिन कर करके जो धागा बना है उसको यार्न कहते हैं। उस एक ही यार्न से बुनकर एक फैब्रिक तैयार करना, जैसे कि स्वेटर का जो फैब्रिक होता है। अब देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें से थ्रेड निकालना है। ये एक थ्रेड निकाला इस तरफ का जो कि हॉरिजॉन्टल है, अगर ऊपर से निकालेंगे तो वर्टिकल निकल आएगा। इसी को एक फैब्रिक कहते हैं जो वीव करके बनाया गया है, और एक होता है निट। कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये नेचुरल फाइबर होते हैं। अब इसमें से कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे कि जो वूल है, कॉटन का तो पता है कि कॉटन प्लांट से मिलता है। वूल का थोड़ा याद करना है कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। अब कुछ लोग को फ्लीस वर्ड से थोड़ा नया लगा होगा कि फ्लीस क्या है। फ्लीस मीन्स जो शीप और गोट के ऊपर जो गुच्छेदार बाल होते हैं उसी को फ्लीस कहते हैं। तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। अब फ्लीस वर्ड को याद रखना है। या फिर वूल को रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी, जो इसके नीचे लिखा है रैबिट, याक और कैमल, उसके हेयर से भी मिलता है हमको वूल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। कुकून जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपना एक बुनता रहता है गोल गोल कुकून सा, उस कुकून को फिर निकालते रहते हैं और उससे सिल्क फाइबर बनता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, एक्सपेंसिव भी होता है काफ़ी। तो इसमें ये चीज़ याद करनी है। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं कुछ, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर। इसके बाद अब कॉटन का, जैसे इतना सारा कुछ दिया कि क्या आपने कभी कॉटन प्लग किया, क्या आपने कभी कॉटन बॉल लेमन के साइज का, तो ये सब बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। सीधे यहाँ पे एक नया प्रोसेस दिया है कि गिनिंग क्या होता है। ये तो गिनिंग मतलब ये होता है कि जो कॉटन है, कॉटन के बीच में सीड होता है, उस सीड को हटाने के लिए उसको कंघी से उस सीड को हटा देते हैं और कॉटन उधर निकल जाता है। तो वही कॉटन से सीड को हटाना, कॉम्ब करके, कंघी करके, उसको हम गिनिंग कहते हैं। पहले ये हाथ से होता था, अब ये मशीन। देखो ये जैसे ये फिगर दिख रहा है, इसमें ये एक कंघी टाइप का लिए, इधर वाले कॉटन में सीड है लेफ्ट साइड और राइट साइड सीड नहीं है। इसी प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये चीज़ याद रखनी कि गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है। फिर जूट है, जूट का भी एक चीज़ है। जूट को क्या करते हैं कि जब जूट जूट मेनली कहाँ पैदा होता है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ये चीज़ याद करनी है। रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं जूट को। जूट जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं, तो हम उसे निकाल लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, और उस पूरे स्टेम को हम पानी में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। क्या होता है, स्टेम सड़ जाती है और फाइबर उसमें से निकल आता है। इसी को कहते हैं जूट से फाइबर को निकालने का प्रोसेस। देखिए सेम चीज़ यही लिखा है कि जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। Jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. Stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जो stem है उसको water में immerse कर देंगे। Mainly क्या होता है, नदी वगैरह है, जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे नदियाँ हैं, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, तो या फिर कोई तालाब है, उसी में कुछ दिनों के लिए हार्वेस्ट कर देंगे, मतलब इमर्स कर देंगे, और फिर स्टेम सड़ जाती है। द स्टेम रॉट, रॉट मीन सड़ना, और फाइबर्स को फिर हम हैंड से सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से जूट निकाला जाता है।
स्पिन डिवाइस है जिसे हम टकली कहते हैं या चरखा भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब यान से फैब्रिक में दो है, एक तो वीविंग बताया, यहाँ पे शायद एक फिगर बना होगा जैसे कि ये वीविंग है, ये जो आपको दिख रहा है दो तरह की ऐसे बनी हुई। और ये है निटिंग कि एक ही ये ऊन दिख रहा है गोल गोल, इस ऊन से एक पूरा कपड़ा बनाना, इसको निटिंग कहते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखनी कि वीविंग और निटिंग में क्या फ़र्क है। वीविंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, इसको वीविंग कहेंगे। और निटिंग, इन निटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, इसे कहेंगे वीविंग। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद ये सब कोई भी काम का नहीं है कि लोग कैसे पहनते थे क्या पहनते थे। सेम देखिए कॉटन है, इसको गिनिंग कर दी, मतलब इसके बीज हटा दिए तो ये फाइबर बन गया। फाइबर को देन स्पिन कर दिया तो धागा बन गया जिसको यान कहते हैं। और यान को अगर हम निटिंग या वीविंग दोनों तरह से एक फैब्रिक बना सकते हैं जो कपड़ा होता है। अब ये चैप्टर भी देखिए ख़त्म। तो इसी तरह आसानी से धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स ख़त्म कर सकते हैं। अभी करेंटली मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, तो पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में इसी तरह सेम तरीके से मेन चीज़ें पढ़नी है, बच्चों वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो नहीं आता है उससे पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि वो चीज़ दिमाग में बस जाए। जो आता है वो ऑलरेडी बचपन से आता है। तो बेसिक्स पढ़ते वक्त ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, मेन चीज़ें पढ़नी है और समझ बनानी है। एक कोई चीज़ हो सकता है छोटे क्लास की हो बट वो बड़े क्लास में आके हमें ज़्यादा समझ में आए। तो यही सेम चीज़ करनी सारे चैप्टर के साथ। बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा।